दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आगामी दिनों में पेट की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं और पेट की परीक्षाओं की ही कड़ी में बुद्धा कोचिंग सेंटर ने आप सभी लोगों को जीएस के कुछ बिंदुओं की सीरीज लेकर के आया हुआ है। और इसी कड़ी में आज मैं 1857 की क्रांति के संबंध में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, आगामी दिनों में इस 1857 की क्रांति के संदर्भ में मेरी कम से कम 2-3 वीडियोस आएंगी और यह इस वीडियो की सीरीज की पहली कड़ी होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख बिंदुओं को। मित्रों, 1857 की क्रांति की यदि मैं बात करूं तो 1857 की क्रांति को पढ़ने के लिए हमें किन किन बिंदुओं को जानना होगा, आइए सबसे पहले इसका रेखांकन करते हैं। मित्रों, हमें सबसे पहले 1857 की क्रांति के कारण को जानना होगा कि आखिर वो कौन से बिंदु थे, वे क्या कारण थे जिसके कारण से यह विप्लव हुआ। इसके बाद हमें इस क्रांति के नियोजन पर चर्चा करनी होगी। हमें यह जानना होगा कि आखिर क्रांति की प्लानिंग क्या थी, आखिर किसने प्लानिंग की थी और किस इतिहासकार ने क्या दावा किया है इस संदर्भ में। मित्रों, इसके बाद यदि मैं नियोजन के बाद की बात करूं तो हमें यह जानना होगा कि आखिर मंगल पांडे ने किस प्रकार से इस 1857 की क्रांति को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके बाद हमें देखना होगा कि किस प्रकार से 10 मई 1857 को किस प्रकार से मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। और इसके बाद हमें यह देखना होगा कि दिल्ली में किस प्रकार से विप्लव हुआ और किस प्रकार से हडसन, निकलसन और हैवलॉक की सेना ने दिल्ली के विद्रोह को दबाने का कार्य किया। इसके बाद हम इस क्रांति के संदर्भ में यह देखेंगे कि वे प्रमुख शहर कौन से हैं, वो इलाके कौन से हैं जहां पर 1857 की क्रांति हुई, उसके नेता कौन कौन से थे और वहां पर किस अंग्रेज कमांडर ने उस विद्रोह को दबाने का कार्य किया। इसके बाद देखा जाए तो हमें यह जानना होगा कि क्रांति की असफलता के क्या कारण रहे और क्रांति की असफलता के संदर्भ में वे कौन से भारतीय लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की। इसके बाद हमें यह देखना होगा कि इस क्रांति का परिणाम क्या रहा और इसके पश्चात हमें यह देखना होगा कि इस क्रांति के परिणाम के पश्चात इस क्रांति पर लेखन किस प्रकार से हुआ, किन किन राइटरों ने 1857 की क्रांति के संदर्भ में किन पुस्तकों को लिखा। तो इस सीरीज में आज का मेरा विषय होगा 1857 की क्रांति का कारण क्या था और 1857 की क्रांति का नियोजन किस प्रकार से हुआ। आइए शुरू करते हैं विषय को। और 1857 की क्रांति के कारण की यदि मैं चर्चा करूं तो इस कारण को हम कुछ बिंदुओं में बांट करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यदि मैं राजनैतिक कारण की चर्चा करूं तो राजनैतिक कारणों में वो कौन से बिंदु महत्वपूर्ण थे जिनके कारण से यह क्रांति हुई। तो मित्रों, आप सभी लोगों ने इतिहास को पढ़ते समय वेलेजली की सहायक संधि को पढ़ा होगा। वेलेजली ने सहायक संधि के द्वारा किस प्रकार से भारतीय राजाओं को अपने वश में किया और इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। इसके परिणाम स्वरूप जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने हमारे देशी राज्यों का अपने ब्रिटिश राज्य में मिलाने का कार्य किया, तो वह इस 1857 की क्रांति का प्रधान कारण बना। इसमें देखा जाए तो अवध के नवाब से उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड डलहौजी ने अवध के राज्य को मिला लिया। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, करौली आदि अनेक राज्य थे जिन राज्यों के ऊपर गोंद निषेध सिद्धांत को लागू करके उन राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने का कार्य किया गया। तो डलहौजी की जो पॉलिसी थी वो प्रमुख मुद्दा रही राजनीतिक रूप से। इसके बाद देखा जाए तो वो भारतीय राजा जिन्हें पेंशन दी जाती थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण निश्चित रूप से मुगल बादशाह था। मुगल बादशाह जिसे बक्सर के युद्ध के बाद लगातार अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार के बदले उन्हें 26 लाख रुपया वार्षिक दिया करते थे। इस संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें नोटिस किया कि श्रीमान बहादुर शाह जी, अब आपको आगे से
आपके बाद जो बच्चा पैदा होगा, जो बादशाह बनेगा, अब वह बादशाह की उपाधि नहीं प्राप्त कर पाएगा, वह भारत का बादशाह नहीं बन पाएगा और परिणामतः हम उसे यह धन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। और उनकी भी पेंशन को घटा करके आधा कर दिया गया। आप यदि देखेंगे तो कानपुर के निकट बिठूर में नाना साहब रहा करते थे, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उनकी भी पेंशन को घटाने का कार्य किया गया। तो ये प्रमुख कारण है जो राजनीतिक दृष्टिकोण से इस 1857 की क्रांति के कारण बने। यदि मैं सामाजिक दृष्टिकोण से बात करूं, तो सामाजिक दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूं तो मित्रों, आप सभी लोगों को यह पता होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सुधारों का जो क्रम शुरू किया, वो निश्चित रूप से आगे चल करके भारतीय समाज के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, उसके पूर्व कई ऐसे बिंदु थे जिन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण से भारत को प्रभावित करने का कार्य किया। इसमें मित्रों ये बताइए, अगर सती प्रथा कानून बना, सती प्रथा के लिए एक्ट बना, उसको निषेध किया गया, लेकिन उस समय अवश्य वो लोग रहे होंगे जिन लोगों ने इसका विरोध किया होगा। तो जब सनातन परंपरा के लोगों के उनके जो भी क्रियाकलाप थे, उनके जो सामाजिक बिंदु थे, उन पर जब आक्षेप किया जाने लगा, चाहे वो सही थे अथवा गलत, वो आज के संदर्भ में हम देखते हैं, लेकिन तत्कालीन संदर्भ में वो एक बहुत बड़ा जनमानस था जो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के कार्य बिंदु का विरोध कर रहा था। ये कहीं न कहीं 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण था। मित्रों, यदि आप देखें तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लाने का कार्य किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसे लागू किया और आगे चल करके फिल्ट्रेशन थियरी भी लागू की गई लॉर्ड ऑकलैंड के काल में। तो जो भारतीय शिक्षा में जो अंग्रेजी का प्रयोग शुरू हुआ, जो अंग्रेजी भाषा आई, वो भी 1857 की क्रांति का एक प्रधान कारण थी। इसके अलावा देखा जाए तो भारत में 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाइयों का भारत में आना और ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना पुनः प्रारंभ कर दिया गया, उसको वैलिड घोषित कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इतना ही नहीं, 1856 में जब लॉर्ड केनिंग भारत के वायसराय बन करके आए तो उन्होंने एक अधिनियम बनाया और उसके तहत यह कहा कि वे लोग जो हिंदू से या मुसलमान से ईसाई बन जाएंगे, उन्हें भी उनकी पैतृक संपत्ति में संपूर्ण दावे मिलेंगे, संपूर्ण अधिकार मिलेंगे। तो ये भारत में जो ईसाई धर्म का जो प्रचार शुरू हुआ, वो भी कहीं न कहीं 1857 की क्रांति का एक सामाजिक कारण बना। इसके बाद यदि हम आर्थिक कारणों की चर्चा करें तो आर्थिक कारण को यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से भारत एक समय ऐसा था जब दुनिया का सिरमौर था और दुनिया की अर्थव्यवस्था की धुरी था। भारतीय सामान, भारतीय वस्त्र, भारतीय मसाले निश्चित रूप से दुनिया के अनेक हिस्सों तक जाते थे और भारतीय व्यापारी, भारतीय बुनकर, भारतीय कर्मगार, भारतीय शिल्पकार बहुत ही समृद्ध हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों की पॉलिसी ने इस स्थिति को बदल दिया और कहीं न कहीं भारत के लोग बेरोजगार हुए। तो यह आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण रहे जो 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार रहे। लेकिन मित्रों, यदि सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें तो तात्कालिक दृष्टिकोण से वो कौन से बिंदु थे जो 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार थे, जो आपकी परीक्षा के लिए कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, उस समय भारतीय जो सेना थी, उस सेना को ब्राउन ब्रेस, कौन सी कंपनी, तो याद रखिएगा ब्राउन ब्रेस कंपनी की राइफल दी जाती थी। लेकिन यह ब्राउन ब्रेस कंपनी की राइफल पुरानी थी, संभवतः आउटडेटेड हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई राइफल दी और वो राइफल कौन थी, इनफील्ड। कौन थी, इनफील्ड, यानी कि जिसे हम आज रॉयल इनफील्ड के रूप में देखते हैं। जो बुलेट कंपनी आती है, जो बुलेट बनाती है जो कंपनी, वह कंपनी कभी ब्रिटेन की कंपनी हुआ करती थी, आज भारत की कंपनी है, बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है, कभी बिक गई, एक भारतीय व्यापारी ने खरीद ली। लेकिन उस समय यह कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी और यह कंपनी एक नई राइफल बनाई थी। यही राइफल भारतीय सैनिकों को दी गई और इस राइफल की जो बुलेट थी, उसकी जो कारतूस थी, उसमें गाय
एवं सूअर की चर्बी लगी होती थी। यह गाय और सूअर की चर्बी युक्त कारतूस 1857 की क्रांति का प्रधान कारण बना, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। तो कहीं न कहीं जब भारतीय सैनिकों को अपने दांतों से गाय और सूअर की चर्बी खींचनी पड़ी तो निश्चित रूप से उन्होंने विरोध करने का कार्य किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे जिसके द्वारा निश्चित रूप से हम देखें तो सैनिक नाराज थे। सैनिक अन्य किन बिंदुओं से नाराज थे? तो दरअसल जब केनिंग भारत में आए तो उन्होंने एक एक्ट बनाया और उस एक्ट के द्वारा उन्होंने संशोधन करते हुए ये कहा कि सेना के जो सैनिक हैं, जो भारतीय सैनिक हैं, वो अब कानूनन समुद्र को पार करके दुनिया के अन्य देशों में आक्रमण के लिए, युद्ध के लिए जाएंगे। और मित्रों, उस समय भारतीयों में से समुद्र को पार करना निश्चित रूप से एक पाप के समक्ष या एक पाप के तुल्य माना जाता था। तो ये कहीं न कहीं भारतीयों की सेना में भारतीय सैनिकों की भावनाओं को आहत करने वाला था। इसके बाद देखा जाए तो भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों की तुलना में आधा वेतन मिलता था। भारतीय सैनिकों को कहीं न कहीं यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम सुविधाएं मिलती थीं। भारतीय सैनिकों को प्रमोशन नहीं मिलता था, लेकिन यूरोपीय सैनिकों को प्रमोशन दिया जाता था। तो ये कई ऐसे कारण थे। जैसे जब लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक की व्यवस्था को शुरू किया तो फ्री टिकट की व्यवस्था भारतीय सैनिकों के लिए भी थी, लेकिन लॉर्ड केनिंग जब आए तो उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो ये कई ऐसे कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति में सैनिकों को आगे बढ़ाने का कार्य किया और निश्चित रूप में सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। तो मित्रों, ये प्रधान कारण रहे। इन बिंदुओं पर आप विशेष फोकस करेंगे। इसके बाद यदि हम दूसरा बिंदु देखें कि क्रांति का नियोजन कैसे हुआ, नियोजन का तात्पर्य प्लानिंग से है। तो दरअसल अधिकांश इतिहासकारों का यह मानना है कि क्रांति नियोजित नहीं थी, लेकिन एक इतिहासकार हैं सुंदरलाल, संभवतः आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो इनका नाम आप लोग याद कर लें। क्यों याद कर लें भाई? इसलिए याद कर लें कि यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सुंदरलाल साहब को देखा जाए तो इन्होंने अपनी पुस्तक में यह उल्लेख किया कि क्रांति नियोजित थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है भारत में अंग्रेजी राज। भारत में अंग्रेजी राज। उस पुस्तक में इन्होंने लिखा, क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि क्रांति नियोजित थी, क्रांति की प्लानिंग की गई थी। और क्रांति की प्लानिंग की गई थी तो क्या तथ्य था? इन्होंने बताया कि क्रांति की प्लानिंग करने वाले दो लोग थे। नंबर 1 कौन था? तो नंबर 1 था रणोजी बापू। कौन थे भाई? रणोजी बापू। ये रणोजी बापू कौन थे? सतारा के जो अपदस्थ राजा थे उनके वकील थे। वही सतारा जिसको लॉर्ड डलहौजी ने गोंद निषेध सिद्धांत के तहत ब्रिटिश राज्य में मिलाने का कार्य किया था। तो रणोजी बापू जो उनके वकील थे, और दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे अजीमुल्ला खां। कौन थे? अजीम उल्ला खां। और ये अजीमुल्ला खां कौन थे? तो ये दरअसल बिठूर में रहने वाले नाना साहब के वकील थे। इन दोनों वकीलों ने ही या तो लंदन में या तो बिठूर में बैठ करके क्रांति की प्लानिंग की थी, ऐसा कहते हैं इतिहासकार सुंदरलाल। और सुंदरलाल जी ये कहते हैं कि इन दोनों लोगों ने मिलकर के तय किया था कि 31 मई 1857 को क्रांति का बिगुल बजाया जाएगा और पूरे देश में क्रांति की जाएगी। और रोटी और कमल, याद रखिएगा आपकी परीक्षा का प्रश्न हो सकता है, रोटी और कमल यह क्रांति की निशानी होगा। और जो गांव में काम करने वाले चौकीदार थे, उन चौकीदारों के द्वारा रोटी और कमल को गांव की सभाओं तक, सैनिकों की कैंपों तक बंटवाया जा रहा था। और यह सूचना दी जा रही थी कि 31 मई 1857 को देश में क्रांति की जाएगी। लेकिन सुंदरलाल लिखते हैं कि क्रांति पहले ही भड़क गई और निश्चित रूप से इसमें घी डालने का कार्य किसने किया? तो निश्चित रूप से इसमें घी डालने का कार्य किया मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे का विद्रोह क्या है? तो आइए इसको देखते हैं। मंगल पांडे की यदि बात करें तो मंगल पांडे साहब हमारे वर्तमान उत्तर प्रदेश के वर्तमान बलिया जिले के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे भाई? अरे वही बलिया जिसे बागी बलिया के नाम से जाना जाता है।
इस बलिया जिले के रहने वाले थे। लेकिन मित्रों, इनके संदर्भ में एक प्रश्न यह पूछा जाएगा कि मंगल पांडे तत्कालीन किस जिले के निवासी थे, तो उस समय यह जिला हुआ करता था गाजीपुर, यानी तत्कालीन गाजीपुर जिले के निवासी हुआ करते थे। और जब जवान हुए तो इनके चाचा जी ने कहा कि भाई अब चलो सेना में भर्ती करा देते हैं। और इनके चाचा जी जो थे वो बंगाल की जो प्रेसिडेंशियल पुलिस थी उसमें सिपाही थे, और बलिया पार किए और गंगा नदी के उस पार बक्सर। बक्सर का मतलब होता है कि तत्कालीन बंगाल, और बंगाल में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन में ये बैरकपुर में पोस्टिंग पाए, और ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के पैदल सिपाही थे। मित्रों, कहीं ना कहीं जब रॉयल इनफील्ड राइफल इनकी बटालियन को दी गई तो इनकी बटालियन प्रतिदिन प्रैक्टिस किया करती थी, और इनकी बटालियन फायरिंग रेंज में जाया करती थी। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने सबाल्टर्न स्टडीज में एक कहानी का उल्लेख किया है। वो लिखते हैं कि मंगल पांडे एक दिन बैरकपुर में, मंगल पांडे एक दिन जो है वो अपने कैंप में वापस आए। जब कैंप में वापस आए तो किसी निचली जाति के व्यक्ति ने उनके पात्र को छू दिया था, जिसके कारण मंगल पांडे भड़क गए थे। और उस व्यक्ति ने मंगल पांडे से यह कहा था कि श्रीमान जी, यदि आप का धर्म यदि मेरे छूने से कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो रहा है तो क्या श्रीमान जी आप दिन में जो सुबह से शाम तक गाय और सुअर की चर्बी दांतों से खींच रहे हैं, क्या उसके संदर्भ में आपके पास क्या कोई जवाब है? तो मंगल पांडे का माथा कहीं ना कहीं गर्म हो चुका था। और अगले दिन, वो डेट क्या थी? 29 मार्च, याद रखेंगे आप लोग, परीक्षा का हिस्सा हो सकता है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे महोदय ने जब फायरिंग रेंज में लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन की हत्या की, तो कहीं ना कहीं यह क्रांति का बिगुल कहीं ना कहीं उसको शुरू करने का एक प्रधान कारण बन गया, और मंगल पांडे को तत्काल में बंदी बनाया गया और उनका आगे चलकर कोर्ट मार्शल हुआ। और अगले महीने की 8 तारीख को, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर दिया गया। तो मित्रों, ये मंगल पांडे का विद्रोह था। लेकिन मंगल पांडे का जो विद्रोह था ये अकेला था, वो अकेले विद्रोह का बिगुल बजा रहे थे। तो इसी कारण से इतिहासकारों ने मंगल पांडे से 1857 की क्रांति का प्रारंभ नहीं मानते हैं। तो इतिहासकार क्या मानते हैं? इतिहासकार मानते हैं कि 10 मई 1857 को यह क्रांति प्रारंभ हुई। क्यों भाई? क्यों मंगल पांडे से नहीं प्रारंभ मानेंगे? इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि मंगल पांडे ने अकेले कार्य किया था, और 10 मई 1857 को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के पैदल सैनिकों ने सामूहिक रूप से मेरठ जिले में, वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, इन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया, और यहां से क्रांति को प्रारंभ माना जाता है। मित्रों, इसके आगे के जो बिंदु हैं वो अगली कड़ी में होंगे, अगली सीरीज में होंगे। और इसी प्रकार से एक बेहतर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्यों दबाएं? क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मित्रों, मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।